हेलो फ्रेंड्स, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नेट जेआरएफ ज्ञान में स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में कुछ बेसिक क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे जो बच्चों के माइंड में काफ़ी रहता है कि नेट जेआरएफ क्या होता है, नेट जेआरएफ की एलिजिबिलिटी क्या है, कौन नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसकी एज लिमिट क्या है, नेट जेआरएफ एक ही एग्ज़ाम होता है एंड हमें ये नेट का एग्ज़ाम क्यों करना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। इस वीडियो में हम इन सब क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने भी डाउट्स हैं पोस्ट ग्रेजुएशन करते टाइम हम नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते, और जितने भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के फाइनल ईयर में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, या फिर अगर आप नेट जेआरएफ को देना चाहते हैं, क्लियर नहीं है, कुछ डाउट्स है, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बिना देरी किए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं कि नेट जेआरएफ की एलिजिबिलिटी क्या होती है, क्या दोनों की एलिजिबिलिटी सेम होती है या अलग होती है। तो देखिए, जो इसकी एलिजिबिलिटी की जब मैं बात कर रही हूँ, सबसे पहले जो बच्चों का मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन होता है कि मैम हम पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में क्या मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सो आंसर होगा यस। अगर आप परसुइंग हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन है आपकी, पीजी आप परस्यू कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल दे सकते हैं यस। एंड ये आपका यूजीसी की वेबसाइट पे भी क्लियरली मेंशन है कि जब आपका नेट क्वालिफाई होता है, नेट क्वालिफाई होने के बाद 2 साल में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का टाइम दिया जाता है। सो अगर आप इवन फर्स्ट सेमेस्टर में भी हैं तब भी आप नेट का एग्ज़ाम भर सकते हैं एंड अगर आपका क्लियर हो जाता है सो वो आपका वैलिड होगा, क्योंकि आपको विदिन 2 ईयर आपके पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है। जो पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम है वो 2 साल ही है। जितने भी बच्चे नेट का एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड अगर वो पोस्ट ग्रेजुएशन में है सो वो अभी से फिल कर सकते हैं। उसके 2 बेनिफिट्स हैं। अगर आपका भी क्लियर हो गया तो आपका वैलिड रहेगा, उसके बेनिफिट्स आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड अगर आपका क्लियर नहीं भी हुआ तो आपका एक आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। ओके, ये तो बेसिक हो गया। एंड इसमें जो बेसिक क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो पीजी आपका रिक्वायर्ड होगा, प्लस आपके पीजी में अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी से आपको 55% रिक्वायर्ड होंगे मिनिमम। एंड अगर आप किसी अदर कैटेगरी से हैं, कैटेगरी लाइक ओबीसी एनसीआर है आपका, एससी हैं, एसटी हैं, पीडब्ल्यूस हैं, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दे रखा है। दैट मीन्स आपको 50% आपका होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेकिन कैटेगरी जो होती है वो पर्टिकुलर स्टेट की होती है। अगर आप किसी कैटेगरी से एंड 50+ आप मार्क्स स्कोर करते हैं एंड बिलो 55 है तो आप उस पर्टिकुलर स्टेट में ही अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो नेट की एलिजिबिलिटी होती है वो पूरे नेशनल लेवल पे होती है। सो आप ट्राई यही कीजिएगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% लेके आएँ, क्योंकि अगर आप किसी अदर स्टेट में भी देना चाहें तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अपने स्टेट में तो आप कैटेगरी लगा सकते हैं, लेकिन किसी अदर स्टेट में आप एज अ जनरल कैंडिडेट ही काउंट होंगे। सो आप अपना 100% ट्राई कीजिएगा कि आप पीजी में 55+ ही लेके आए, सो दैट आपके वो फाउंडेशन ना हो। एंड जो बच्चों का सेकंड डाउट होता है कि नेट एंड सेट में डिफरेंस क्या होता है। सो नेट और सेट में बेसिक देखिए, दोनों ही एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं, दोनों में ही आपको एक एलिजिबिलिटी मिल जाएगी कि आप कॉलेज में जाके एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकते हैं। लेकिन जो नेट होता है वो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है और ये आपका स्टेट का होता है। दैट मीन्स अगर आप सेट या स्लेट को आप क्वालिफाई करते हैं तो वो पर्टिकुलर स्टेट के लिए होगा, वहीं आप अगर नेट को क्वालिफाई करेंगे तो आप नेशनल लेवल पे इंडिया का कि किसी भी स्टेट में आप एलिजिबल हैं पढ़ाने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं भी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपका सेट क्वालिफाई तो पर्टिकुलर जिस स्टेट का आपने सेट क्वालिफाई किया है वहीं पे पढ़ा सकते हैं। सो ये बेसिक डिफरेंस जो नेट और सेट में है वो ये है। सेकेंड, इसकी एज लिमिट कि मैम हम किस एज तक दे सकते हैं, मिनिमम एज क्या है, मैक्सिमम एज क्या है। सो नेट की एज लिमिट कुछ भी नहीं है, ना ही तो मिनिमम पे कुछ है कि आपका मिनिमम इतना एज होना चाहिए, ना ही मैक्सिमम पे। मिनिमम क्राइटेरिया आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन जिस एज में कंप्लीट होती है, अगर आपका नेट क्वालिफाई है
तो वो आपका वैलिड रहेगा एंड लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है कि मैंने आज नेट क्वालिफाई किया है तो 2 साल तक चलेगा। ये जो नेट की वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम की रहती है, प्लस एज लिमिट भी इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो नेट काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। जो JRF की एज लिमिट है वो मिनिमम एज लिमिट इसकी भी कुछ नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 साल तक। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक अगर आप SC, ST, PWD या फिर वुमेन, इनमें से किसी कैटेगरी में आते तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर किसी ने आर्म फोर्स में वर्क किया है, मतलब पहले वो आर्म फोर्स में था लेकिन अब वो चाहता है कि उसका नेट या JRF हो जाए, तो उसको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। एंड अगर उसके पास किसी भी टाइप का रिसर्च एक्सपीरियंस है, सेम उसको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सो नेट की कोई एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन JRF की एज लिमिट होती है। मैक्सिमम जो एज रहेगी वो 30 साल तक की, लेकिन उसमें जो कैटेगरीज हैं, लाइक अगर आप SC, ST, PW या वुमेन कैटेगरी से बिलोंग करते तो आपको 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। दैट मीन्स 35 ईयर तक आप कर सकते हैं। अगर आप आर्म फोर्स में रह चुके हैं देन आप करना चाहते तो 3 साल का मिलेगा। एंड अगर आपको किसी भी टाइप का रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपको 5 ईयर का इसमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन कि जो नेट एंड JRF है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्या एक ही पेपर होता है या अलग अलग पेपर होता है? एंड अगर एक ही पेपर है तो मतलब किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन बच्चे JRF के लिए होंगे, कौन नेट के लिए? तो पहले हम देख लेते हैं। देखिए, नेट में आपको जो एलिजिबिलिटी मिलती है, नेट क्या है? आपका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। एंड ये आपका मैंडेटरी हो गया है कि मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। वहीं अगर मैं आपके JRF की बात करूँ तो वो आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप है। कितनी मिलती है उसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बता दूंगी कि कितनी क्या फेलोशिप मिलती है। इसमें आपको दोनों ही अगर आप JRF क्वालिफाई करते हैं तो आपको उसमें आपको एक फेलोशिप मिलेगी। अगर आप JRF को क्वालिफाई करेंगे तो आपको फेलोशिप मिलेगी, प्लस आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। एंड 2024 में अब एक नई कैटेगरी और ऐड कर दी गई है, वो आपकी PhD के लिए है। मतलब 3 कैटेगरी में पहले जो नेट का एग्ज़ाम होता था वो 2 कैटेगरी में होता था, नेट और JRF के लिए, लेकिन अब एग्ज़ाम एक ही होगा लेकिन वो 3 कैटेगरी में जाएगा। पहले आपका JRF के लिए, सेकंड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, थर्ड आपका जाएगा PhD के लिए। दैट मीन्स फर्स्ट जो आपकी रहेगी, मतलब जो टॉप 1% रहेंगे उनको JRF दिया जाता है, टॉप 6% को आपका नेट दिया जाता है। एंड PhD के लिए अभी तक, क्योंकि 2024 में ही अनाउंस किया है UGC ने कि PhD के लिए भी मतलब एक कैटेगरी निकाली गई है, बट उसका कुछ ऐसा परसेंटेज अभी तक UGC ने डिसाइड नहीं किया है कितना रहेगा। लेकिन जो इनके बाद का रहेगा, मतलब जो हाईएस्ट 1% होंगे उनको JRF दिया जाएगा, एंड जो हाईएस्ट 6% होंगे उनको नेट दिया जाएगा। रिमेनिंग जो बाकी बचेगा उसका कुछ % को PhD के लिए एलिजिबिलिटी दी जाएगी। जैसे पहले मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट कराती थी, अब वो एग्ज़ाम कंडक्ट ना होके वो इसी में PhD में नेट के ही एग्ज़ाम के बेसिस पे PhD में भी एडमिशन दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम एक ही होता है। 1% जो हाईएस्ट रहते हैं उनको JRF दिया जाता है, स्कॉलरशिप दी जाती है PhD परस्यूइंग करने के लिए, एंड साथ के साथ वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल। इसके बाद अगर मैं बात करूँ फॉर्म फिलअप की, तो देखिए जो फॉर्म फिलअप होता है इसमें ऑफलाइन फॉर्म फिलअप नहीं होते हैं। फॉर्म फिलअप आपके ओनली ऑनलाइन ही होते हैं, ऑनलाइन मोड में। ओके, ये साल में 2 बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, ट्वाइस अ ईयर इसका एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं। एक आपका जून मंथ में होता है, जून या जुलाई मंथ में जाता है, एंड आपका ये एक होता है दिसंबर मंथ में। कोविड टाइम पे साइकिल थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी तो साल में एक बार एग्ज़ाम भी लिए गए थे। एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, कंडक्टिंग बॉडी आपकी NTA है। इससे पहले CBSE था, 2018 से अभी NTA करा रहा है। जब से NTA ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने स्टार्ट किए तो उसके पैटर्न में थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिला है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली
इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ओके, अब इसका पैटर्न कैसा रहता है, पैटर्न पे हम थोड़ा ज़्यादा डिस्कस करेंगे कि पैटर्न किस तरीके का रहता है एंड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो एग्ज़ाम है 2 पेपर में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 आपका सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट बेसिस पे होता है एंड ये आपका जनरल स्टडी से रिलेटेड होता है। ओके, एंड दोनों ही पेपर ये जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, सब्जेक्टिव इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। ओके, दोनों में ही 10 यूनिट्स हैं, पेपर 1 और पेपर 2 में 10 यूनिट्स होती हैं। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है, पेपर 2 सब्जेक्टिव होता है, मतलब सब्जेक्ट वाइज की जिसका जो सब्जेक्ट है उससे पूछा जाएगा, लेकिन यूनिट इसमें 10 ही है एंड काफ़ी वाइड सिलेबस होता है इसका। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, दैट मीन्स ये 100 का एंड ये 200 का, टोटल जो इसकी मार्किंग होती है वो 300 होती है। एंड अगर मैं बात करूँ क्वालिफाइंग मार्क्स, तो इसमें इसका 40% लाना मिनिमम क्राइटेरिया है, मतलब 40% लाना मैंडेटरी है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जाती है, तो हर सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग अलग निकलती है, उसके बेसिस पे सिलेक्शन किया जाता है। एंड अगर सिलेबस की बात करें, पेपर 1 जो सबके लिए ही कॉमन होता है। ओके, 83 सब्जेक्ट्स में ये पेपर कंडक्ट कराया जाता है एंड 83 सब्जेक्ट्स के लिए पेपर 1 सेम ही रहता है। पेपर 1 में आपके 10 यूनिट हैं, एक आपके टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन RC, लॉजिकल रीजनिंग, सिक्स्थ आपका मैथ रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग आता है। हायर एजुकेशन, एनवायरनमेंट, DI एंड कंप्यूटर जाते हैं। सो वेटेज सब यूनिट की इक्वल ही है। सो एंड सिलेबस काफ़ी वाइड है। अगर कोई 1 या 2 महीने में सोचे कि सिलेबस कवर अप कर पाएगा तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सिलेबस को करने में कम से कम 5 से 6 महीने जाते ही हैं। सो इसमें प्रिपरेशन भले ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन प्रिपरेशन एंड लेवल इसका काफ़ी अच्छा खासा आता है पेपर में। कोई ये नहीं कि बहुत स्मूथली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड अब क्वेश्चन ये आता है कि नेट का एग्ज़ाम क्यों दें। ओके, नेट के एग्ज़ाम के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो एक बात तो सबको ही पता है कि जो नेट का एग्ज़ाम है वो कोई भी गारंटी नहीं लेता कि जॉब लग जाएगी, जस्ट वो आपको एलिजिबिलिटी देता है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि जो भी बच्चा जो भी टीचिंग लाइन में जाना चाहता है तो टीचिंग में ये आपको हायर एजुकेशन में एज अ लेक्चरर बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया जो हर किसी को फुलफ़िल करना ही होता है। तो जिनका भी एम होता है कि टीचर बनना है या फिर जो भी मतलब रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, तो एक अच्छा खासा अमाउंट इसमें आपको दिया जाता है। सो इसमें जब आप ये करते हैं तो आपके 2 बेनिफिट्स हो जाते हैं। एक तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, प्लस आपको रिसर्च करने के लिए, PhD करने के लिए जो बहुत मतलब जो हाईएस्ट एजुकेशन है जिसके बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर ऐड हो जाता है, सो उसके लिए काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप दी जाती है, सो दैट बच्चा स्मूथली वो कर पाए। सो ये सब है नेट का एग्ज़ाम की जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो इसमें हमने आपसे शेयर की है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। एंड अगर आपको कोई अदर डाउट हो नेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।